इंग्लैंड और इंडिया के बीच चल रही यहाँ पर विमेंस टीमों के ओडीआई सीरीज, जिसका पहला वनडे मैच जो खेला गया उसमें 260 के प्लस का स्कोर चेज करते हुए इंडियन टीम ने यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को पहले मैच में तो हरा दिया। यानी कि वनडे सीरीज में भी 1-0 से यहाँ पर लीड ले ली। उसके पहले टी20 सीरीज में भी इंडियन टीम ने 3-2 से जीत दर्ज करी थी। लेकिन आज के इस सेकंड ओडीआई मैच में, जो कि लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर खेला जाएगा 19 जुलाई को शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से ध्यान रखिएगा करीब 4.5 घंटे का अंतर होता है। तो डे नाइट मैच ही खेला जाएगा, यानी कि दोपहर को वहां पर 12 बजे से मैच स्टार्ट होगा। तो वहां पर इस लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर कैसी कंडीशन बनती दिखाई पड़ती है, उसको जानने के लिए अगर आप चलें पिछले 4 मैचों का स्कोर कार्ड देखें, और ये 4 मैचेस भी वीमेंस मैचेस जो खेले गए हैं इस ग्राउंड पर। एक जो सबसे लास्ट मैच यहाँ पर 2022 में हुआ था, 2017 में उसके पहले का मैच हुआ था, फिर यहाँ पर 2013 में एक मैच हुआ था, 2012 में एक मैच हुआ था। यानी कि पिछले करीब 13 सालों में, 13-14 सालों में यहाँ पर केवल 4 ही वीमेंस के वनडे मैचेस खेले गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो रिजल्ट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं इन चारों वीमेंस के वनडे मैचेस में ना, वो जाते हैं पहले बैटिंग करने वाली टीमों के फेवर में, जहां पर 4 में से 3 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, जिसमें स्पिन को 28 तो पेस को 33 विकेटें मिली हैं। और स्पिन की 13 पहली इनिंग में, 15 सेकंड इनिंग में, और पेस की 20 पहली इनिंग में, 13 सेकंड इनिंग में। तो ये जो आंकड़े हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों को यहाँ पर फेवर होता है, वो चीज आप मेंस क्रिकेट में भी यहाँ पर जनरली अक्सर देखते हैं। जैसा कि आपने अभी एक टेस्ट मैच हुआ था, हालांकि टेस्ट मैचेस बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होते हैं, 5 दिनों का गेम होता है। वहां पर भी इंडियन टीम स्कोर को चेज करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। थर्ड इनिंग में भी इंग्लिश टीम जब बैटिंग कर रही थी तो वो निश्चित तौर पर एक बार लग रहा था कि बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन बाद में वाशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया था। तो लॉर्ड्स लंदन की जो पिचेस होती है ना, यहाँ पर आपको मैंने उस टेस्ट मैच के पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि यहाँ पर एक स्लोप होता है बेसिकली। और ये जो स्लोप होता है ना, लेफ्ट टू राइट, यानी कि मिड विकेट से लेकर के जो कवर का एरिया होता है उधर से, हालांकि 2 एंड्स होते हैं ना, तो दोनों एंड्स पर अलग अलग निश्चित तौर पर ओवर्स में बॉलिंग होती है। लेकिन जो स्लोप होता है, वो जो स्लोप होता है ना, जो ऐसे बॉलर होते हैं तेज गेंदबाज खार करके, तो उनके पास अगर स्विंग है कराने की एबिलिटी, तो वो स्विंग कराएंगे ही कराएंगे, तब तो उनकी गेंदें बड़ी बड़ी स्विंग करती हैं। लेकिन जो स्विंग नहीं भी कराना जानते, वो अगर अच्छी लाइन और लेंथ पर यहाँ पर बॉलिंग करें तो उनकी गेंदें, अगर स्लोप है, स्लोप निश्चित नीचे तो तौर पर किसी बॉलर को आपको इन स्विंग अच्छी होती दिखाई पड़ेगी, तो किसी की आउट स्विंग होती अच्छी दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो विकेट है ना, हमेशा बॉलर्स के लिए कुछ न कुछ निकाल करके देती है, ना सिर्फ तेज गेंदबाजों के लिए, बल्कि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाज भी यहाँ पर गेम में आते हैं। जो स्लोप होती है वो बैटिंग में निश्चित तौर पर एक हमेशा से एक ऐसा कंडीशन बना करके रखती है कि कभी न कभी भी विकेट गिर जाए, कोई बैटर टिका भी हुआ है तो कभी भी आउट हो सकता है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी वजह से अगर आप देखें ना, तो बहुत बड़े हाई स्कोरिंग गेम्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो चारों मैचेस यहाँ पर आखिरी खेले गए हैं, उसमें ये जो लास्ट वाला मैच है इंडिया और इंग्लैंड का ही हुआ था, जहां पर इंडियन टीम ने अपने 169 के स्कोर को भी डिफेंड कर दिया था, और यहाँ पर 228 का स्कोर इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ डिफेंड किया था उसी सीरीज में। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने 203 का स्कोर डिफेंड किया था। यहाँ पर इंग्लैंड के 229 के स्कोर को चेज करते हुए इंडियन टीम ने 230 रन बना करके उस मैच को जीत लिया था। यानी कि इसी ग्राउंड पर आखिरी 4 में से 3 मुकाबले तो इंडिया इंग्लैंड के ही बीच हुआ है, उसमें से भी 2 मुकाबले इंडियन टीम ने जीते हैं। और खास एक बात जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो पावर प्ले की कंडीशन। चाहे वो पहली इनिंग के 10 ओवर के पावर प्ले हो, चाहे वो सेकेंड इनिंग के 10 ओवर के पावर प्ले हो, वहां पर बैटिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल इस पिच पर होता है निश्चित तौर पर। और सेकेंड इनिंग में तो निश्चित तौर पर बाद में पुरानी गेंद से भी बैटिंग करना मुश्किल हो जाते हैं, और वो भी 50 ओवर का गेम हो तब। तो ओवरऑल जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगी, ये चीज तो काफी हद तक क्लियर होती है। लेकिन जो वेदर है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कंडीशंस क्लाउडी हुई तो कोई टीम पहले फील्डिंग करने भी जा सकती है, ये बात भी काफी हद तक पक्की है। लेकिन वो जो वेदर अपडेट होगा ना, वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। ये भी बता दूंगा कि पिच कैसी है, और ये भी बता दूंगा कि हमारी फाइनल टीम स्मॉल लीग के लिए क्या होने वाली है आज। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आज के इस मैच में होगा। सबसे पहले तो इंग्लैंड की तरफ से यही प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खेला था, और इसमें जिसमें आपको क्लियर हुआ कि नेटली स्टीव ब्रंट आपको फिर से बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगी। लेकिन जो बॉलर्स थी पिछले मैच में, जिसमें केट क्रॉस ने पूरे 10 ओवर कर दिए, हालांकि विकेट मिला नहीं लॉरेन बेल ने। और यह भी ध्यान रखिए कि केट क्रॉस ने 10 ओवर तो करे, लेकिन किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उसको भी अगर आप देखें ना, तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, यानी कि पावर प्ले के पहले 10 में से 5 ओवर तो केट क्रॉस नहीं किए। और अभी पिच रिपोर्ट पे आपने क्या देखा कि पावर प्ले की बॉलर्स के लिए काफी हेल्प यहां पर होती है, और जो स्लोप है
वो इन स्विंग और आउट स्विंग कराने में भी मदद देती है यहाँ पर। और बाकी उसके अलावा देखें तो 27वां, 29वां, 31वां ओवर भी किया, यानी कि 3 ओवर मिडिल में भी आकर के किया और 2 ओवर डेथ में भी आकर के कर गई। तो निश्चित तौर पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शंस में से एक हैं। हालांकि पिछले मैच में विकेट इनको मिला नहीं। लॉरेन बेल को अगर आप देखें तो इन्होंने भी टोटल कुल मिलाकर के 7 ओवर करे, 8वें ओवर में इनको 1 विकेट मिला था और ये भी अगर आप देखें तो पहले 10 ओवर के पावर प्ले में 5 ओवर कर गई। तो मतलब 10 ओवर का जो शुरुआती पावर प्ले होगा आपको यही दोनों तेज गेंदबाज दिखाई पड़ेंगी। उसमें सोफी क्लेस्टन के भी पूरे 10 ओवर हुए, जिसमें उस इनिंग के 19वें ओवर में इनको 1 विकेट मिला। बाकी कहां-कहां पर बॉलिंग करी ये तो आप देख ही पाएंगे। और केट क्रॉस, लॉरेन बेल और सोफी क्लेस्टन, जिसमें से ये दोनों पेसर पावर प्ले में तो बॉलिंग करेंगी, डेथ में भी बॉलिंग करेंगी और उन्हीं के साथ डेथ में आपको एक आध 2-3 ओवर आपको सोफी क्लेस्टन भी करते दिखाई पड़ेंगी। लॉरेन फाइलर को अगर आप देखें ना तो 42वां, 44वां, 46वां और 48वां, यानी कि डेथ ओवर में आकर के इन्होंने 4 ओवर कर दिए थे। तो सबसे ज्यादा ओवर डेथ में करती हैं लॉरेन फाइलर, बाकी मिडिल ओवर में करती हैं। चार्ली डीन ने भी पूरे 10 ओवर करे, 28वें 45 ओवर में एक एक विकेट भी मिला। एमा लेम ने केवल 3 ओवर करे, नंबर 3 पर बैटिंग भी करी और अच्छी स्कोरिंग भी करी। इसको आगे चल करके देखेंगे। बेंच के प्लेयर भी आपको मैंने दिखा दिया। बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन बाद में आकर के परफॉर्मेंसेस भी देखें कि कैसी परफॉर्मेंस पहले वाले मैच में रही। खास करके टैमी बेमॉन्ट और एमी जोन्स ने ओपन करते हुए 5 और 1 रन की पारी खेली, बिल्कुल भी नहीं चल पाई दोनों के दोनों। और उसके पहले यही दोनों अगर आप देखें ना तो बहुत अच्छा फॉर्म इन्होंने T20 सीरीज में भी इंडिया के खिलाफ नहीं दिखाया था। और ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी रिसेंटली बहुत कमाल के फॉर्म में थी। अगर आप देखें है जो ओपनर यहाँ पर देखें 54, 44, 81, 106, 107 रन की पारी है। और इवन एबी जोन्स को भी देखें ना तो इन्होंने ओपन करते हुए ही इस इंडिया की सीरीज के पहले एक और जो सीरीज हुई थी 129, 122 रन जैसी पारियां खेली थी। लेकिन इंडिया के खिलाफ इन दोनों बैटर्स की कुछ खास कभी चली नहीं है, वो आप आगे भी देखेंगे। बाकी एमा लैम, इन्होंने 39 रन सिर्फ पिछले मैच में बनाए बढ़िया, विकेट भी नहीं हुई, हालांकि 3 ओवर की बॉलिंग करी। उसके पहले भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रही हैं। और इवन नेटली स्वर के बारे में तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। इतनी बड़ी प्लेयर है ना कि बॉलिंग करे ना करें, ना सिर्फ आपके टीम में आएंगी बल्कि कप्तान है, बस कप्तान ग्रुप में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। इवन सोफिया डंकली, इन्होंने कमाल के 83 रन की पारी खेली, ना सिर्फ पिछले वाले वनडे मैच में बल्कि T20 सीरीज में भी इन्होंने 2 बहुत अच्छी 75 और 46 रन की पारियां इंडियन टीम के खिलाफ खेली थी। तो 5 में से 2 मैचेस में तो चली गई थी। और बाकी एलिस डेविसन रिचर्ड्स, इन्होंने भी 53 की पारी खेली है, हालांकि एक ऑलराउंडर, लेकिन बॉलिंग इनसे कराया नहीं गया। इसके पहले भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया फॉर्म में रही हैं। सोफी क्लेस्टन ने भी 23 नाबाद की पारी खेली, 1 विकेट लिया। चार्ली डीन ने 2 विकेट लिया, इसके पहले भी अच्छे फॉर्म में रहे। और T20 सीरीज में इंडिया के खिलाफ भी आखिरी मैच में 3 विकेट इन्होंने लिया था। केट क्रॉस को आपको मैंने बताया विकेट नहीं ले पाए पिछले मैच में, लेकिन उसके पहले ठीक ठाक फॉर्म में थी। और जिस नंबर पर जहां पर बॉलिंग करते हैं सबसे ज्यादा चांसेस वहीं पर विकेट निकालने के बनते हैं। ना सिर्फ केट क्रॉस के बल्कि लॉरेन बेल के भी इन्होंने 1 विकेट लिया, लॉरेन फाइलर के भी इन्होंने भी 1 विकेट लिया था। और लॉरेन फाइलर तो खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, चूंकि डेथ ओवर में आपने देखा पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर किए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है। तो रीसेंट फॉर्म देखने के बाद ये दोनों ओपनर तो उतने बेहतर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस हैं ना, सोफी क्लेस्टन और इवन चार्ली डीन, इवन केट क्रॉस, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर, सारी की सारी दोनों ओपनर्स को छोड़ करके ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आपको लेने का मन करेगा कि सीधे भाई टीम में लेकर के चलो इनको। बाकी बेंच पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, उनका भी फॉर्म आप जरूर देख कर रखिए, जिसकी मुझे तो नहीं लगता कि कोई खेलता दिखाई पड़ेगा। तो दोनों ओपनर और केट क्रॉस, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब रही पिछले मैच में। ओवरऑल सारी प्लेयर काफी बेहतर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हेड टू हेड के आंकड़े आप देखने आते हैं इंडिया के खिलाफ खेले गए ओडीआई मैचेस में, तो जो डाउट था टैमी बेमॉन्ट और एमी जोन्स को लेकर के वो अभी भी बना रहेगा, जिनकी बैटिंग एवरेजेस 21 और 12 मैचेस खेलने के बाद भी इंडिया के खिलाफ केवल 20 का है। और इवन T20 फॉर्मेट में भी एवरेजिंग काफी कम होते हैं इंडियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ। और इवन केट क्रॉस को भी लेकर के जो डाउट था वो लेकिन थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि इनके इंडिया के खिलाफ 9 मैच में 16 विकेटें हैं। बढ़िया बॉलिंग इन्होंने हमेशा इंडियन टीम के खिलाफ करी है, और वो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की, हालांकि सेकंड इनिंग में 57 का स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत ही खराब है। तो पहली इनिंग की बॉलिंग में तो हमेशा इंडियन टीम के खिलाफ इंपॉर्टेंट होती है। और बाकी चाहे लॉरेन फाइलर जिनके 1 मैच में 1 विकेट है, बेल जिनके 2 मैच में 2 विकेटें हैं, और इवन एलिस डेविसन रिचर्डसन जिन्होंने पिछले मैच में तो लगाया ही हाफ सेंचुरी। ओवरऑल 3 मैच 112 रन है, बढ़िया खेलती रही हैं। बाकी सोफी क्लेस्टन के आंकड़े शानदार हैं ही। चार्ली डीन के भी 5 मैच में 9 विकेट हैं, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा बेहतर है। बाकी नटली स्वर के तो कुछ कहने ही नहीं है। सोफिया डंकली का आंकड़े ओवरऑल भी काफी अच्छे इंडिया के खिलाफ, 7 मैच में 239 रन है, 74 का हाईएस्ट स्कोर। और पिछले मैच भी आपने देखा कमाल की पारी खेली इन्होंने। और बाकी
ओपनर्स को आपने समझ लिया कि उतना बेहतर है नहीं। और बाकी एमा लैम के भी 4 मैच में 87 रन है, जिसमें 39 का हाईएस्ट स्कोर पिछले मैच में आया। तो एक और ऐसे एमा लैम नाम की प्लेयर और आ जाती हैं आज के इस मैच में, जिनको आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है इस आंकड़े को देख करके। तो चाहे नैटली स्वरब्रंट हो, सोफिया डंकली हो, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स हो, सोफी क्लिस्टन हो, बाकी बॉलर हो, वो सारी की सारी काफी शानदार दिखाई पड़ रही हैं। उसमें खास करके ज्यादातर बॉलर पहली इनिंग की बॉलिंग में। लेकिन जब आप आकर के इस वेन्यू के आंकड़े देखते हैं ना, तो इस मैदान पर भी टेमी बिमोंट कभी कुछ खास नहीं कर पाए। 4 मैच में केवल 67 रन है, लेकिन एमी जोन्स के एक मैच में 28 रन है। साथ ही साथ एमी जोन्स का एक और प्लस पॉइंट है, वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो वहां से भी पॉइंट आपको देती है। और उसके साथ साथ एमा लैम के एक मैच में केवल 21 रन है, नैटली स्वर के एक मैच में 51 रन है, कोई विकेट नहीं है। सोफिया डंकली चली नहीं एक मैच में, एलिस डेविडसन पहली बार खेलेंगे आज। सोफी क्लिस्टन के एक मैच में 2 विकेट है, चार्ली डिन के 47 रन है, 1 विकेट है एक ही मैच में। और केट क्रॉस ने यहीं पर एक मैच खेल करके 4 विकेट लिया है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें ना, तो जो इंपॉर्टेंस है बॉलर्स की, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है, क्लियरली समझिएगा यहाँ पर, पहली इनिंग के अगर बॉलिंग है इंग्लिश टीम की, तो सोफी क्लिस्टन तो हमारी टीम में आती ही हैं। साथ ही साथ केट क्रॉस भी आंकड़ों के बेसिस पर भी काफी शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ रही हैं। लॉरेन बेल या लॉरेन फाइलर में से आप किसको पिक करेंगे? अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो लॉरेन बेल एक बेहतरीन ऑप्शन है, वरना आप लॉरेन फाइलर के साथ जाइएगा, जो डेथ ओवर में काफी बढ़िया बॉलिंग करती हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बातें हो रही हैं पहली इनिंग की बॉलिंग की, वरना सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो केवल सोफी क्लिस्टन, चार्ली डीन ही बेहतर ऑप्शन होंगी। और उसमें अगर आप चाहे तो लॉरेन बेल को भी ट्राई करिएगा। और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो सोफी क्लिस्टन, चार्ली डीन के साथ साथ केट क्रॉस और इन दोनों बॉलरों में से कोई एक, इनको लेकर के जाइएगा। तो बॉलर को लेकर के तो क्लैरिटी आपको मैंने दी। और बैटिंग ऑप्शन में नैटली स्वर तो बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ एमी जोन्स को भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको लेकर के जा सकते हैं। और बाकी सोफिया डंकली, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स और साथ ही साथ एमा लैम में से भी कोई एक ऑप्शन, अगर आप 6 प्लेयर लेकर के जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, वरना जरूरत आपको नहीं है, केवल नैटली स्वर को और साथ ही साथ जो आपको ने बताया कि बाकी एमी जोन्स को आप लेके जा सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो टेमी बिमोंट दीप्ति शर्मा पर आउट होती रही है, 44 गेंद पर 31 रन बनाकर के एक बार। पिछले मैच में क्रांति गौड़ ने दूसरी ही गेंद पर आउट कर दिया था। बाकी एमी जोन्स को भी क्रांति गौड़ ने अपने डेब्यू मैच में पिछले ही मैच में आउट किया दूसरी ही गेंद पर। बाकी दीप्ति शर्मा पर भी एक बार आउट हो चुकी हैं। बाकी नैटली स्वर ये भी दीप्ति शर्मा पर विकेट देती रही हैं, और खास करके स्नेह राणा की ऑफ स्पिन बॉलिंग, तो दोनों ही ऑफ स्पिनर हैं, ऑफ स्पिन पर फंसती हैं। बाकी एमा लैम भी ऑफ स्पिन पर आंकड़े इनके खराब हैं, 37 गेंद पर 22 रन बनाकर के 2 बार, और पिछले वाले मैच में भी स्नेह राणा की ऑफ स्पिन बॉलिंग पर आउट हुई थी। इसके बाद अगर आप बात करें तो सोफिया डंकली है, एलिस डेविडसन रिचर्डसन है, बाकी एलिस कैप्सी है, और सभी को अगर आप देखेंगे ना तो प्रॉपर स्पिन बॉलिंग उस पर दिक्कतें रही हैं, जिसमें अमनजोत कौर ने पिछले वाले मैच में आउट किया था इनको, सोफिया डंकली को, और एलिस डेविडसन को पिछले वाले मैच में श्री चरनी ने आउट किया था, जो दीप्ति शर्मा पर भी फंसती हैं। और बाकी एलिस कैप्सी भी हैं, जो कि प्लेइंग इलेवन में शायद ना खेलें, लेकिन अगर खेलती हैं तो उनके भी आंकड़े आप प्लेयर बटल के जरूर देख सकते हैं। तो इंग्लिश टीम को पूरी तरह से समझ लेने के बाद यहाँ पर हम चुके हैं इंडियन टीम की तरफ, जहां पर इनका भी प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जिसमें बॉलिंग ऑप्शंस, जिसमें अमनजोत कौर आपको पूरे 10 ओवर करते दिखाई पड़ी थी। पिछले वाले मैच में विकेट एक ही मिला था, और वो भी 50वें ओवर में। और डेथ में अगर आप देखें तो 2 ओवर इन्होंने करे थे, पावर प्ले में भी पहले 10 में से 5 ओवर इन्होंने करे थे। बाकी क्रांति गौड़, इन्होंने भी पावर प्ले के पहले 10 में से 5 ओवर करे थे, और उसके बाद डेथ में भी आकर के 2 ओवर इन्होंने करे थे। बाकी दीप्ति शर्मा तो 10 ओवर करके देंगी ही, हालांकि पिछले मैच में विकेट नहीं निकाल पाई। श्री चरनी भी आपको पूरे 10 ओवर करके देंगे, स्नेह राणा के पूरे 10 ओवर आते आपको दिखाई पड़ेंगे, प्रतिज्ञा रावल ने केवल 1 ओवर करा था। तो ओवरऑल यही 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन है, इसमें पावर प्ले में डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग करता है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे, बेंच के प्लेयर के नाम भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हैं तो इसको भी आप देख करके रखिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब आप रीसेंट फॉर्म की तरफ आते हैं और देखते हैं पहले मैच में क्या परफॉर्मेंस आई, तो स्मृति मंधाना ने 28 रन बनाए, 36 की पारी खेली प्रतिज्ञा रावल ने, हरलीन देवल ने 27 रन बनाए, 17 की पारी खेली हरमनप्रीत कौर ने, 18 रन की पारी 48 की पारी खेली वहां पर जिमामा रोड्रिग्स ने, दीप्ति शर्मा ने बनाए 62 नाबाद की पारी, विकेट इनको मिला नहीं बॉलिंग करते हुए, लेकिन 10 ओवर करेंगी। ऋचा घोष का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे हो गया और ये केवल 10 रन बना पाई। बाकी अमनजोत कौर ने 20 रन की नाबाद पारी भी खेली, 1 विकेट भी लिया। स्नेह राणा ने 2 विकेट लिया, 1 विकेट लिया श्री चरनी ने, 2 विकेट लिया क्रांति गौड़ ने। और अपने डेब्यू मैच में ही और पहले दोनों ओवर में ही, यानी कि पहले ओवर में भी इन्होंने विकेट लिया, दूसरे ओवर में भी अपने विकेट लिया, और वो क्रांति गौड़ उसके बाद हालांकि इनको कोई विकेट नहीं मिला, जो कि इसके पहले अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थी। और इवन श्री चरनी की बात करें तो T20 सीरीज में भी काफी शानदार काम करती हुई आई हैं, तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन ऑप्शन बनी जाते हैं। लेकिन स्नेह राणा की बात करें, जिनको T20 सीरीज में बिल्कुल भी विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन वनडे सीरीज में आते ही जहां पर इनसे
पूरे 10 ओवर के आसपास की बॉलिंग कराई गई, कमाल इन्होंने दिखाया, 2 विकेट लेकर के गई। और अभी आपने प्लेयर बैटल में पीछे इंग्लिश बैटर्स के बारे में देखा कि वो ऑफ स्पिन पर फंसती हैं, तो ना सिर्फ स्नेह राणा बल्कि दीप्ति शर्मा भी सीधे गेम में आ जाती है, जिनको विकेट तो नहीं मिला पिछले मैच में, लेकिन 62 नाबाद की शानदार पारी खेल गई। उसके पहले भी फॉर्म इनका एज ए बॉलर काफी बेहतर रहा है। तो स्नेह राणा, श्री चरनी और दीप्ति शर्मा को लेकर के तो कोई डाउट आपको रखना भी नहीं है। और उसी में आती हैं अमनजोत कौर, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हुई हैं रिसेंट टाइम में। और इवन इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी कमाल की एक 63 रन की जो पारी खेली थी, वहां पर इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया था। उसके अलावा 2 बार तो नॉट आउट भी लौटी थी। तो निश्चित तौर पर एज ए बॉलिंग ऑप्शन हो तो निश्चित तौर पर अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और श्री चरनी 4 ऐसी प्लेयर बन जाती है ना, जिनको किसी कीमत पर आपको ड्रॉप करना है। लेकिन बैटिंग में आकर के आपको रियल डाउट क्रिएट होगा। अगर आप देखें तो स्मृति मंधाना को लेकर के तो वो कोई डाउट है नहीं, सीधे सीधे क्लियर करिए, टीम में लेकर के जाइए। इवन प्रतिज्ञा रावल को भी लेकर के मैं कहूंगा कि इनको भी लेकर के कोई डाउट आप मत रखिए, सीधे टीम में लेकर के जाइए, चूंकि बॉलिंग भी करती है और ऑफ स्पिन बॉलिंग करती है और चांसेस मिल भी सकते हैं इनको ज्यादा बॉलिंग करने के। लेकिन जो आपको कंफ्यूजन बनेगा ना, एक तो 6 प्लेयर आपकी पक्की हो गई, लेकिन अगर आप इंडियन टीम को फेवर कर रहे हैं तो 7वां प्लेयर भी आपको लेकर के चलना है। तो निश्चित तौर पर आप इन 3 में से किसको लेकर के जाएंगे, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करेगा। या हो सकता है कि आप सोचे कि प्रतिज्ञा रावल को भी ड्रॉप करें और इन तीनों में से कोई एक या 2 लेकर के जाएं, तो वो तो आपका डाउट क्रिएट होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ना तो तीनों का सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, ज्यादातर लोगों ने पिक नहीं किया है। सबसे ज्यादा किसी को पिक किया लोगों ने तो जयमान रोड्रिक्स को, जिन्होंने 48 रन की पारी पिछले मैच में खेली। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है, वो इनके साथ कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलती। हालांकि एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जयमान रोड्रिक्स ने पिछले मैच तो 48 की पारी खेली, इवन इसके पहले टी20 सीरीज में भी एक शानदार 63 की पारी खेली थी। बाकी 24 नाबाद की काफी अच्छी पारी खेली थी, एक मैच में 20 रन, एक मैच में 1 रन, एक मैच में 0 रन। लेकिन उसी में जो दूसरी बाकी ऑप्शंस है ना, जिसमें हरमनप्रीत कौर हो गई, इनका फॉर्म रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा नहीं रहा है। लगातार अच्छा स्टार्ट कर रही है लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। लेकिन सबसे बेहतर फॉर्म में फिलहाल कोई दिखाई पड़ा तो वह है हरलीन देओल, जिनके साथ ना सिर्फ आपको फॉर्म दिखाई पड़ेगा बल्कि कंसिस्टेंसी भी देखने को मिलेगी, ना सिर्फ पिछले मैच में, उसके पहले भी। और इवन टी20 सीरीज में भी इन्होंने 43 रन की शानदार पारी खेली थी, एक मैच में जरूर फ्लॉप हो गई थी और एक प्रैक्टिस मैच यहीं पर इंग्लैंड में इन्होंने खेला था, 50 ओवर का ही गेम था, वहां पर भी इन्होंने सेंचुरी लगा दी थी इसी दौरे के शुरुआत में, जो एक प्रैक्टिस मैच हुआ था। तो तीनों में अगर आप देखें सबसे बेहतर कोई फॉर्म में है तो है हरलीन देओल, उसके बाद है जयमान रोड्रिक्स और उसके बाद है हरमनप्रीत कौर। तो निश्चित तौर पर फॉर्म के बेसिस पर कौन किस पोजीशनिंग में आता है वो तो यहाँ पर आपने समझ लिया, लेकिन एक्चुअली बाकी के आंकड़े भी हमको देखने पड़ेंगे और उसके बेसिस पर हम तय करेंगे कि किसको लेकर के जाएं। और उसको देखने के लिए अगर आप आ गए हैं हेड टू हेड के स्टार्ट्स की तरफ, तो स्मृति मंदाना के आंकड़े और निश्चित तौर पर इनके बारे में तय कर भी चुके हैं कि उनको लेकर के जाना ही है। पिछले मैच में प्रतिज्ञा रावल ने पहली बार खेला इंग्लैंड के खिलाफ, बढ़िया काम कर गई। और बाकी दीप्ति शर्मा हो गई, अमनजोत कौर हो गई, जिन्होंने पहला ही मैच खेला पिछला वाला। स्नेह राणा के भी 5 में से 6 विकेट है। क्रांति गौड़ ने जरूर 2 विकेट लिया, लेकिन इनको लेकर के जा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं इनको इनके यहाँ पर ट्राई करूंगा श्री चरनी को। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं कि आप चाहे तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में श्री चरनी को, पहले इनिंग की बॉलिंग में क्रांति गौड़ को लेकर के जाइएगा। फिलहाल मैं क्रांति गौड़ को लेकर के नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है और कोई एक्स्ट्रा बैटर अपनी टीम से आप हटा सके तो हटा करके लेके जा सकते हैं। या अगर आप 8 प्लेयर इंडियन टीम की तरफ से पिक करें और वो पहली इनिंग की बैटिंग में अगर बॉलिंग हो इंडियन टीम की, तब आप कर भी सकते हैं। तो क्रांति गौड़ को लेकर के जाइएगा। तो ये अगर आप मिला जुला करके देखें 6 ऑप्शन तो हमारी पक्की थी भी, लेकिन जब आते हैं बाकी ऑप्शन की तरफ ना, तो हरलीन देओल के आंकड़े ओवरऑल अच्छे नहीं है। 5 बजे केवल 96 रन है इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि रिसेंट टाइम में फॉर्म बेहतर है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन तो है। लेकिन हरमनप्रीत कौर के आंकड़े ओवरऑल बहुत ही अच्छे हैं और जेमामा के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खराब हैं। तो हेड टू हेड के आंकड़ों के बेसिस पर तो हरमनप्रीत कौर बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ रही इन तीनों में से। लेकिन जैसा आपने रिसेंट फॉर्म देखा ना, उसकी बेसिस पर कौन ज्यादा बेहतर था वो तो आपको मैंने पीछे बताया। लेकिन जब वेन्यू के आंकड़े आकर के आप देखते हैं लॉर्ड्स के इस मैदान पर ना, तो यहाँ पर हरलीन देओल तो एक मैच में केवल 3 रन बना पाई है, जेमामा यहाँ पर खेली ही नहीं है। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के 3 मैच में 105 रन है, विकेट कोई है नहीं। तो निश्चित तौर पर ये एक और आंकड़ा है हेड टू हेड के अलावा जो इनके फेवर में आपको लेकर के जाता है। बाकी दीप्ति शर्मा हो गई, जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें से किसको लेकर के जाना है, उसको डाउट को तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है। तो ये देखने के बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें स्मृति मंधाना ऑफ स्पिन पर फंसती जरूर है, लेकिन केट क्रॉस ने भी इनको 3 बार आउट कर रखा है, सोफिल स्टर्न ने भी 3 बार आउट कर रखा है। लेकिन आंकड़े ओवरऑल अच्छे हैं स्मृति मंधाना के ही। एक्चुअली पिछले वजह लॉरेन बेल ने इनको 1 बार आउट कर, लेकिन उस पर भी इन्होंने 27 रन बनाए हैं, तब आउट हुई है। प्रतिज्ञा रावल सोफिल स्टर्न पर पिछले वाले मैच में आउट हुई थी और ओवरऑल ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती भी है। सोफिल स्टर्न भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और बाकी हरमनप्रीत कौर ये चार्ली डीन पर 2 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन बाकी बॉलर्स को काफी बढ़िया इन्होंने खेला है। तो चार्ली डीन और साथ ही साथ सोफिक लेस्टन 2 ऐसे प्लेयर हैं एज ए बॉलर
जो गेम में आती दिखाई पड़ रही हैं। बाकी हरलीन देओल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं। नटली स्टीवर्ट तो बॉलिंग कर नहीं रही। लॉरेन बिल्बर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी जो आंकड़े हैं जेमामा रोड्रिग्स के, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। लॉरेन फाइलर ने इनको पहली ही गेंद पर पिछले वाले मैच में आउट कर दिया था। बाकी बॉलरों को अगर आप देखें तो इनके खिलाफ सोफी क्लिस्टन भी और केट क्रॉस भी गेम में आती है। बाकी दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष के भी आंकड़े अगर देखेंगे ना तो बार-बार आपको सोफी क्लिस्टन तो दिखाई पड़ेंगी, चार्ली डीन भी देखने को मिलेंगी। तो इसकी बेसिस पर ये तो आपको समझ में आता है कि कौन से बॉलर इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको लेकर के हम कन्फ्यूज़ थे भी। तो उसको तो क्लियर हमने कर लिया, लेकिन फिलहाल आप कप्तान वाइस कप्तान के सबसे बेस्ट ऑप्शन देखेंगे आज की इस मैच में, तो यही दोनों होने वाली हैं एज अ कॉमन प्लेयर। लेकिन अगर आप चाहें तो दीप्ति शर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर पिक हैं। बाकी एमा लैम भी अच्छी डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल प्रतिक्रिया रावल भी हो सकते हैं। लेकिन फाइनल टीम फिलहाल जो बनेगी वो तो टॉस के बाद, पिच रिपोर्ट देखने के बाद आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दे पाऊंगा। पिच रिपोर्ट भी दूंगा, टॉस का अपडेट भी बता दूंगा और फाइनल टीम भी बता दूंगा क्या रहेगी। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म। चलते हैं, नमस्कार।